जी हाँ, ऑल टाइम हाई निफ्टी बैंक के लिए आपकी स्क्रीन पे पैनल हमारा पूरा का पूरा स्क्रीन पे है और इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद रहेंगे जो मेहमान उसमें मौजूद हैं प्रशांत सावंत, आशीष बैठी पिछले कार्यक्रम से, रचना वैद्य, नीलेश जैन फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर। डॉक्टर साहब, आज की सबसे बड़ी उपलब्धियों में जिन जिन स्टॉक्स का नाम आ रहा है वो है HDFC बैंक, उसके बाद एक बार लेके आइए आप चंबल फर्टिलाइजर स्टॉक ऑफ द डे, कोरोमंडल 3% अप, आई थिंक आज का सबसे स्ट्रॉन्ग मूवर, और उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से मेंशन है इस वक्त सारे के सारे फार्मा स्टॉक्स, फार्मा, बैंक्स और फर्टिलाइजर्स, ये इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। रचना जी, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या पिक कर रही हैं, आपको इंप्रेस क्या कर रहा है इस वक्त? जी गुड मॉर्निंग। और एक चीज मैं ये कहूंगी कि फिलहाल मार्केट थोड़ा स्लिप हो रहा है ओपनिंग हाई से, तो थोड़ा संभल के हमें एंट्रीज देखनी पड़ेगी, पर ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है तो रहेंगे हम लॉन्ग साइड पे ही। एक काउंटर जिसके ऊपर मेरी आज के दिन में नजर रहेगी वो रहेगा रिलायंस। रिलायंस में एक अच्छे ब्रेकआउट की मुझे आज उम्मीद थी, हालांकि अभी सुबह उसने थोड़ा गिरावट दिखाई है, बट नेवरदलेस अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है रिलायंस का फ्यूचर्स। तो यहाँ पे 2957 पे है हम, और अगर हम यहाँ पे 2947 पे 10 रुपए का ऐसे लगा के अगर इसमें लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे तो ऊपर वाली साइड पे 2975 एंड 3000 दो टारगेट्स लगा के प्ले कर सकते हैं। तो एक बाय होगा मेरी तरफ से रिलायंस, और दूसरा बाय जो मैं देना चाहूंगी दैट वुड बी HDFC बैंक। ऑब्वियसली HDFC बैंक में बहुत ही बढ़िया मोमेंटम अभी भी बना हुआ है और आगे जगह है, पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ कंटिन्यूटी दिखे। तो 1630 पे है ये फ्यूचर्स, अगर इसमें 1615 का 15 रुपए का ऐसे लगाएंगे तो ऊपर वाली साइड पे ये 1650 और 1660 की, इवन 65 की तरफ जाते हुए हमें विद इन अ डे और टू दिख सकता है। सो HDFC बैंक एंड रिलायंस। HDFC बैंक और रिलायंस दो बिग बॉयज रचना जी इस समय पिक कर रही है। नीलेश जैन भी हमारे साथ है। नीलेश, बताइए आपके दो ट्रेड्स। मॉर्निंग हर्षिता जी। देखिए, खरीदारी पर फोकस है और जो स्टॉक रडार पर आया है बैंकिंग स्पेस से ही है, वो है एक्सिस बैंक। काफी बेहतरीन चार्ट पैटर्न है, यहाँ पर लगातार एक सीरीज ऑफ हेड एंड बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं, साथ ही साथ ओआई में काफी अच्छा इजाफा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लगभग 4% फ्रेश ओआई एडिशन आज के सेशन में होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सिस बैंक स्पॉट में 1205 के आसपास है, इसे लॉन्ग करने की सलाह होगी। ऊपरी स्तरों पर 1220 और 1230 के इमीडिएट टारगेट के लिए 1188 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के चलना होगा, 1188 का स्टॉप लॉस होगा। वहीं जो दूसरा स्टॉक रडार पे आया है वो है मदरसन, और मदरसन करंटली चल रहा है 182.5 के आसपास। एक सेक्युलर अपट्रेंड में रहा है काउंटर और अभी भी यहाँ पे थोड़ी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। ऊपरी स्तर पर 185 से 187 तक के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, 179 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके, तो यहाँ पे 4 ट्रेड्स पूरे हो गए हैं और आपने संवर्धन मदरसन को पिक किया। अब चलते हैं एक बार फिर से प्रशांत जी के पास। प्रशांत जी, आप क्या पिक कर रहे हैं इस वक्त? जी वीरू जी, एक क्विक अपडेट दूंगा पहले। अभी जस्ट कुछ देर पहले मैंने HDFC बैंक की जो 1620 की कॉल दी थी फॉर अ टारगेट ऑफ 22, वो ऑलमोस्ट हिट हो चुका है। जो हाई बना है वो 2170 का बना है। मुझे लग रहा है अब यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो आप करीबन 15 साढ़े 15 पे लाके ट्रेल कर सकते हो, या चाहे तो पार्शियल पोजीशन बुक भी कर सकते हो। जहां तक आज की बात है, अभी के जो दो ट्रेड्स है, फर्स्ट पिक होगा बंधन बैंक। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 192 192 स्पॉट, और जो मेरा टारगेट होगा वो होगा 215। इसकी एक अच्छी रेंज है 190 से लेके 220 की, और बिल्कुल रेंज के नीचे लेवल के नजदीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है एक ट्रेड अच्छा हो सकता है। और नेक्स्ट पिक होगा SBI। यहाँ पे काफी दिनों से कंसोलिडेशन चल रहा था, सो यहाँ पे अभी हम 842 842 स्पॉट का स्टॉप लॉस रख के करीबन 870 870 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। ओके, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी देखिए रेडार पर आता हुआ नियरली 1% ऊपर है, काउंटर तेजी की तरफ ही ट्रेड्स आ रहे हैं। SBI एक स्टॉक हुआ 870 का टारगेट जो प्रशांत ने इस समय दिया है। अच्छा, आशीष बहेती को भी जोड़ लेते हैं, उनके भी ट्रेड समझ लेते हैं। आशीष, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस घंटे का? जी हर्षदा, में पहला जो ट्रेड रहेगा वो लॉरस लैब में खरीदारी की सलाह रहेगी। आई थिंक फार्मा का जो मोमेंटम बना हुआ है, लॉरस लैब वो एक अच्छा ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है, तो इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। तो 425 का एक स्टॉप लॉस लगाना है एंड 444 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। जो सेकंड ट्रेड हमें अच्छा लग रहा है वो बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रेड है। इसमें भी सेटअप काफी अच्छा बना हुआ है, तो 284 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह है फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 294 एंड सेकंड टारगेट जो है
वो 299 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा। इस बीच ये SBI की कॉल किसने दी थी? मेरे ख्याल से अभी प्रशांत ने दी थी ना। SBI 852.25 पे, यानी अब प्राइवेट बैंकों द्वारा अपना काम करने के बाद अब सरकारी बैंक जोहर दिखाते हुए ये देखिए टिक बाय टिक चार्ट लिखा है, 870 का टारगेट आपने दिया है, 852.65 डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। दैट मीन्स प्रैक्टिकली अब ये स्टॉक उस रेंज में आ रहा है। देखिए एग्जिट पोल के दिन जो इसका ओपन था वो था अप्रॉक्सीमेटली 863 पे, फिर ये गया करीब करीब 904 की ट्रजेक्टरी में क्लोज हुआ था, यानी अब अपने सबसे स्ट्रॉन्ग क्लस्टर में, जैसे निफ्टी बैंक आया उस क्लस्टर में, वैसे ही अब SBI आने की तैयारी करता हुआ। ये प्रशांत जी कोई ऑप्शन ना पकड़ लें इसमें इस तेजी को खेलने के लिए? जी वीरू जी, एक्चुअली अगर हम देखें तो इसकी जो 850 की कॉल ऑप्शन है ऑलमोस्ट, क्योंकि हम आखिरी वीक में तो थोड़ा सा इन द मनी देखेंगे, करीबन 15 साढ़े 15 पे चल रही है। यहाँ पे अगर हम एक 10 के जस्ट नीचे 9.5 का स्टॉप लॉस रखें, मुझे लग रहा है यहाँ 25 तक के टारगेट, 25 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी ट्रेड किया जा सकता है। ओके अच्छा, ये रचना जी ये स्टॉक समझ में आता है क्या आपको? डिक्सन 11512 आज भी इसके करियर का एक नया हाई है, ऑल तो उतना बड़ा मूव नहीं है, बट ये जा कहाँ रहा है मैम? और एक रीजनेबल प्रॉफिट बुकिंग की ट्रेजेक्टरी क्या होगी इस स्टॉक पे? आज भी 11525 पे ऑल टाइम हाई। मैं अभी जो मूव हुआ है शुरू थोड़े टाइम से, दिस इज लाइक अ पैराबोलिक मूव, तो इसमें बिल्कुल वर्टिकल राइज हमें दिख रहा है, और ये वर्टिकल राइज मेरे हिसाब से अभी भी एक बड़ी कैंडल ग्रीन कलर की दिखाएगा, जिसके बाद इसका एंड आ सकता है। अभी तक एंड मुझे नहीं लग रहा कि आया है, सो दिस कैन गो फर्दर हायर। ये 11800 एंड इवन 12200 की तरफ जाता हुआ हमें विद इन 8 days to 10 days दिख सकता है। सो one big green candle before this move ends. 11505 मेरा वैसे हालांकि ज़्यादा इंटरेस्ट मैम इस बात में था कि इसका एक रीजनेबल स्टॉप लॉस क्या होगा, क्योंकि ये स्टॉक अब अपने इवन 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से, मतलब आप सोच लीजिए कि 5 जून से लेकर अब तक ये स्टॉक अपने 10 डे से भी अप्रॉक्सीमेटली बताऊँ, कैलकुलेट करके बताऊँ तो करीब करीब 700 रुपये का डिफरेंशियल मेंटेन करके चल रहा है। तो एक रीजनेबल स्टॉप लॉस ज़रूर आपके पास होना चाहिए अगर आप ट्रेडर हैं, और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो खैर कोई बात ही नहीं। मीनवेल PSU बैंक्स जो हैं अब वो मोमेंटम जनरेट करते हुए, और अब बात करते करते लुक एट PNB एट 110, ये भी एक मूव जनरेट कर रहा है, लेकिन अभी क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन परसिस्ट करता है सामने, मैं इसको यहाँ पर अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। इट्स आई थिंक ओनली एज ऑफ नाउ SBI जो कि डिलीवर कर रहा है। अच्छा, अब रखिए आप कैनरा बैंक का। कैनरा बैंक क्या कर रहा है, क्योंकि अभी भी मेरे स्क्रीन पे अभी ये भी अपेयर हुआ, कैन बैंक करीब करीब 122 पे। दिलेश, आपका व्यू कैन बैंक पर क्या टेक है यहाँ पर? बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए व्यू पॉजिटिव है यहाँ पर। स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज जो कि 117.5 के आसपास है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो लॉजिकली 117.5 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा। एंड ऊपरी स्तर पर स्ट्रक्चर ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से 126 से लेके 128 तक की ओर ये काउंटर जाता हुआ नजर आ सकता है। ओवरऑल सारे PSU स्टॉक्स अच्छे नजर आ रहे हैं, उसमें से SBI तो प्रिफर्ड बेट होनी चाहिए, उसके अलावा कैन बैंक और BOB भी अच्छे लग रहे हैं। तो कैनरा बैंक में भी एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी, लेकिन आज देखिए दिन की शुरुआत में ही एक के बाद एक बड़े ब्लॉक्स हुए हैं। 4 स्टॉक्स उस लिहाज से रेडार पर थे। यतिन हमारे साथ हैं यही बताने के लिए कि क्या हाथों हाथ लिया गया है उन सौदों को। यतिन बताइए। तो हर्षदा, आज बिल्कुल जो है ना कहें दिवाली है ब्लॉक डील्स की। 4-4, 5-5 ब्लॉक डील्स आपको होती हुई दिखाई पड़ रही हैं बाजार में। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंडस टावर्स, और यहाँ लगभग 18% इक्विटी वोडाफोन PLC ने बेची है। ऑब्वियसली ट्रांजैक्शंस 20% इक्विटी तक हो गए हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा टर्नओवर भी हुआ है ब्लॉक डील का। और लगभग 311 रुपये 40 पैसे से लेके 315 रुपये तक के ये ट्रांजैक्शंस होते हुए नज़र पड़े हैं। ब्रॉड ये रेंज है। 18-19 हज़ार करोड़ के टर्नओवर के साथ यहाँ आपको कारोबार होता हुआ देखा है। तो कहीं ना कहीं इंडस टावर आज फोकस में है। इसके अलावा अगर हम बात करें सनसेरा इंजीनियरिंग की, तो ब्लॉक विंडो में ट्रांजैक्शन होता हुआ दिखाई पड़ा 1200 रुपये प्रति शेयर पे। 750 करोड़ की ये डील
आपको होती हुई नज़र पड़ी। यहाँ भी प्रमोटर्स ने अपने माल छोड़ा है। ZF कमर्शियल, यहाँ प्रमोटर्स ने फिर से अपनी इक्विटी बेची है। वैपको ग्रुप ने यहाँ लगभग 14.5 लाख शेयर्स बेचे हैं। 7.6% इक्विटी यहाँ ट्रेड होती हुई आपको नज़र पड़ी है, तो यहाँ भी एक बड़ा सौदा हुआ है। इसके अलावा अगर हम ग्लैंड फार्मा की बात करें तो लगभग 1 करोड़ शेयर्स का सौदा आपको होता हुआ दिखाई पड़ा है, 1820 करोड़ का। और हमारी जानकारी के हिसाब से फोसून फार्मा ने, जो कंपनी का प्रमोटर है, इन्होंने लगभग 5% इक्विटी बेची है, जिसके बाद शेयर में आपको दबाव देखने को मिल रहा है। ओके, तो बहुत सारा एक्शन आज होता हुआ, लेकिन सभी की नज़रें ऑफ कोर्स वो इंडस टावर वाली डील पर है। इसके क्या मायने हैं इस पूरे टेलीकॉम सेक्टर के लिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंडस टावर और वोडाफोन के रिलेशनशिप के लिए। SBI सिक्योरिटीज़ के सनी अग्रवाल हमारे साथ हैं। सनी, ये पहली दफ़ा नहीं है जब इंडस टावर में वोडाफोन PLC ने हिस्सा बेचा है। मार्च 2022 में ऐसा सौदा पहले हमने होता देखा, जहाँ पर 4.7% स्टेक ऑफलोड किया था। आज का स्टेक ज़्यादा बड़ा है। सबसे पहले इंडस टावर के निवेशकों के लिए आपकी क्या राय रहेगी, क्योंकि आज इस सौदे के बाद 6.5% तक नीचे फिसला था ये काउंटर। अप्रोच क्या होनी चाहिए? या गुड मॉर्निंग। अगर हम इंडस टावर की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि आज का जो प्राइस करेक्शन है एक अच्छा मौका है मीडियम टर्म पोर्टफोलियो में इंडस टावर को ऐड करने का, क्योंकि इंडस टावर का अगर आप बिजनेस की बात करें तो एक काफ़ी रोबस्ट बिजनेस है, रोबस्ट कैश फ्लो जनरेटिंग बिजनेस है। और एट द सेम टाइम जिस तरह से वोडाफोन की दिक्कतें ख़त्म होती नज़र आ रही हैं, जो इंडस टावर का जो ड्यू है वोडाफोन से तकरीबन 5,000 करोड़ का, उसकी रिकवरी होने की एक अच्छी खासी उम्मीद है। तो इसी के चलते अगर कोई मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली इंडस टावर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकता है आज के करेक्शन में। JP मॉर्गन ये कहता है कि पिछली बारी जब इस तरह की डील हुई थी तो कुछ इक्विटी इन्फ्यूजन फिर इंडस टावर में बाद में आया, क्योंकि वोडाफोन ने अपने जो भी ड्यूज थे वो चुकाए। और क्या वो होता दिखाई देगा? क्या वोडाफोन के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सारे ड्यूज क्या कंप्लीटली चुक जाएंगे? एट द करंट जंक्चर ये बहुत मुश्किल होगा ये कहना कि जो वोडाफोन PLC ने जो फंड मोबिलाइज किया है वो क्या वोडाफोन PLC वोडाफोन आइडिया में इन्फ्यूज करेगा, एंड देन वो जो पैसा है वोडाफोन आइडिया इंडियन जो सब्सिडरी है वो अपना जो ड्यू है वो चुकाने में यूज करेगी। इसके ऊपर अभी कोई क्लैरिटी है नहीं। लास्ट टाइम जब डील हुआ था मुझे याद है कि वोडाफोन PLC ने जो अपना जो फंड मोबिलाइज किया था वो वोडाफोन इंडियन ऑपरेशंस में इन्फ्यूज किया था, और उसी के चलते जो उनके जो ग्रोथ स्ट्रेटेजी है उसमें यूज किया गया था। एट करंट जंक्चर अभी इसके ऊपर कोई क्लैरिटी है नहीं, और देखना होगा आगे जाके वोडाफोन PLC की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी एज कम जो रिसेंट फंड मोबिलाइज किया है उसे डिप्लॉय करने की। तो वोडाफोन पे आपकी अप्रोच क्या रहेगी? आप थोड़ा इंतजार करना चाहेंगे जब तक पेरेंट की तरफ से साफ नहीं हो जाता कि वो फंड इन्फ्यूज कर रहे हैं और या नहीं? यस, मेरा भी यही अप्रोच रहेगा कि थोड़ा वेट एंड वॉच अप्रोच रहेगा कि जो वोडाफोन PLC ने जो फंड मोबिलाइज किया है वो वोडाफोन इंडियन ऑपरेशंस में आएगा या नहीं आएगा, इसकी क्लैरिटी के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। हालांकि अगर मैं ओवरऑल वोडाफोन के लिहाज से बात करूं तो पिछले 2-4 महीनों में काफ़ी बड़ा फंड मोबिलाइज किया है, और जो सर्वाइवल का जो इश्यू था वोडाफोन का वो कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ है। ओवरऑल जो बैंक्स और इंस्टीट्यूशन है उनका जो डेट जो ड्यू था वो काफ़ी कम हो गया है। अब जो बड़ा ड्यू है 2 लाख करोड़ में प्रीडोमिनेटली गवर्नमेंट का को जो देना है जो कि डिफर्ड लायबिलिटी है उसके फॉर्म में ड्यू है। तो आई थिंक एज ऑफ नाउ वोडाफोन इंडिया के पर्सपेक्टिव से मैं अभी न्यूट्रल अप्रोच लेना चाहूँगा और देखना चाहूंगा कि वोडाफोन PLC ने जो फंड मोबिलाइज किया है क्या वो इंडियन ऑपरेशंस में इन्फ्यूज करेंगे। अच्छा, इस बीच जो इंडस टावर में आज वोडाफोन PLC ने बड़ा हिस्सा बेचा उसमें खरीदारों के नाम सामने फटाफट आ गए हैं। नॉर्मली शाम तक का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन भारती एयरटेल या फिर भारती ग्रुप ने एक साइजेबल चंक शायद इस सौदे में लिया है। व्यतन हमारे साथ है और डिटेल्स के साथ। तो अर्चना, सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि भारती एयरटेल इन्होंने जो है इंडस टावर में आज की डील में पार्टिसिपेट किया है, और आपको अगर ध्यान है तो भारती एयरटेल का एक डायरेक्ट 48% स्टेक है इंडस टावर में। 1-2 बार इन्होंने पहले भी अपना स्टेक और हिस्सा जो है इंडस टावर में बढ़ाया है। आज जब वोडाफोन PLC ने अपने शेयर्स बेचे हैं ब्लॉक डील के जरिए, तो हमारी जानकारी ये बता रही है कि भारती एयरटेल या उनकी जो इकाइयां हैं प्रमोटर ग्रुप की, उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं। कुछ ही समय में एक्सचेंज पे फाइलिंग भी आ सकता है, ऐसा सूत्र हमको बता रहे हैं। तो ऑब्वियसली भारती की तरफ से एक ऑफिशियल कमेंट अभी भी अवेटेड है।
लेकिन हाँ, ये बड़ा जो है कदम है भारतीय एयरटेल का कंसोलिडेट करने की अपनी होल्डिंग इंडस टावर्स में। पहले अगर हम कहें तो बहुत सारे शेयर होल्डर्स ने इसमें ऑब्जेक्शन लिया था कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी को लेकर, लेकिन भारतीय एयरटेल ने साफ कर दिया था कि 51% तक वो इंडस टावर में अपना हिस्सा बढ़ा सकते हैं, उतना कंफर्ट था उनका। तो ये देखा जाएगा कि ये ब्लॉक डील में कितना उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और एक्सचेंज पे क्या वो फाइलिंग करते हैं। लेकिन हाँ, सूत्र भी जानकारी दे रहे हैं कि क्लियरली भारतीय एयरटेल ने आज के ट्रांजैक्शन में पार्टिसिपेट किया हो सकता है। यतिन, जो मार्च 22 में सौदा हुआ था जब वोडाफोन पीएलसी ने बेचा था, तब भी आई थिंक वो 4.7% की हिस्सेदारी भारतीय ने ही खरीदी थी पूरी। नहीं, वो मतलब एक ट्रांजैक्शन हुआ था जहां उन्होंने खरीदा था शेयर। मुझे एग्जैक्ट उसके टाइमलाइन नहीं पता है, लेकिन एक कॉन कॉल में ज़रूर गोपाल विट्टल ने कहा था कि 51% तक वो हिस्सेदारी लेके जाना चाहते हैं। तो अभी 48 है, तो उनके पास एक हेडरूम था 3% बढ़ाने का। तो ये देखते हैं कि आज की फाइलिंग में वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन हाँ, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि शायद उन्होंने पार्टिसिपेट किया है आज की ब्लॉक डील में। प्रमोटर्स वोडाफोन पीएलसी ने 18% हिस्सा बेचा है जी। तो इतना बड़ा चंक बेचा है, तो शायद एक प्रोबेबिलिटी बनी हो सकती है कि भारतीय ने शायद अपना ये हिस्सा बढ़ाने की कोशिश की हो। तो और लिमिट 51% तक की है, तो उतना ही होगा। अब देखना होगा यहाँ पर कितना और वो हिस्सेदारी बढ़ाना चाहेंगे। तो इंडस टावर आज इस सौदे में 6.5% करेक्ट हो चुका था। अब जैसे यतिन कह रहे हैं कि भारतीय ग्रुप ने शायद पार्टिसिपेट किया है आज की इस बड़ी ब्लॉक में, और उनका पार्टिसिपेशन के और डिटेल्स कुछ ही देर में एक्सचेंजेस पर आते हुए दिखाई देंगे। सनी हमारे साथ है क्या लाइन पर? डायरेक्टर साहब, सनी, अब इस पेज में भारती का भी एंगल बताइए। ऑब्वियसली भारती जैसी एंटिटी काफ़ी साफ कह चुकी है कि वो अपना कुछ स्टेक बढ़ाना चाहते हैं। 48% इफ आई रिमेंबर करेक्टली लास्ट एक्सचेंजेस पर रिपोर्टेड था, और कुछ और हिस्सा खरीदना भारती के लिए क्या मायने हैं? मुझे लगता है कि भारतीय एयरटेल के लिहाज से डेफिनेटली पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि जिस तरह से मैनेजमेंट ने पहले ही क्लैरिटी दे दी थी कि ये अपनी जो अपर लिमिट है वो क्या रखना चाहेंगे इंडस टावर में, और उसी के चलते इन लाइन विद गाइडेंस अगर भारतीय अपना जो स्टेक है इंडस टावर में बढ़ाता है, तो मुझे नहीं लगता कि सीडी से कोई निगेटिव एंगल से देखेगा। इनफैक्ट भारतीय एयरटेल हमारा टॉप पिक है। अगर मैं टेलीकॉम सर्विसेज की बात करता हूँ, विद वन ऑफ द लीडिंग आरपू 200 रुपए के ऊपर का आरपू है, और जिस तरह से कंपनी का कामकाज चल रहा है, मुझे लगता है कि ये जो आरपू है ग्रेजुअली इंक्रीज होकर 300 रुपया हो जाएगा। तो इसी के चलते हमारा जो व्यू है भारती को लेकर के पॉजिटिव है, और जो इंडस टावर का डील है, मुझे नहीं लगता है कि इसके चलते कोई निगेटिव रिएक्शन हम भारती में आते हुए देखेंगे। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक पर्सपेक्टिव, एंड आई एम अज्यूमिंग कि वो आगे डिटेल्स एक्सचेंज पर आ गई है हर्षदा, जैसे कि हम बात कर रहे थे तभी आई है डिटेल। और 1% इक्विटी उन्होंने खरीदी है, तो 48 का 49% हो जाएगा। और इन्होंने एक्सचेंजेस पे डिस्क्लोजर किया है कि उन्होंने 1% हिस्सा खरीदा है, और लगभग 2.7 करोड़ शेयर, 2.7 करोड़ शेयर्स, यानी ब्रॉडली 600-700 करोड़ रुपए का माल उन्होंने ओपन मार्केट से खरीदा है। और ऑब्वियसली भारतीय का शेयर आपको प्रेशर में दिख रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा, शेयर होल्डर्स को एक कंसर्न रहता था कि ये अपनी लिक्विडिटी इस पर्टिकुलर एसेट में ना डालें, बट हाँ, उन्होंने खरीदा है और कमेटी ने अप्रूव भी किया, और एक्सचेंजेस पे डिस्क्लोजर आ रहा है 2.7 करोड़ शेयर्स या 1% इक्विटी इन्होंने ओपन मार्केट से खरीदी है। तो सीएनबीसी आवाज़ की खबर पे मुहर लग गई। जी हाँ, तो ये देखिए हाथों हाथ खबर कंफर्म भी हो रही है, और हाथों हाथ आज वो सौदे भी हो गए कि इंडस टावर में जो वोडाफोन पीएलसी ने अपना बड़ा हिस्सा बेचा, उसका एक साइजेबल चंक, दरअसल साइजेबल नहीं, 1% चंक आप कह सकते हैं, भारतीय एयरटेल के हाथ आया है। भारतीय ग्रुप ने 2.7 करोड़ शेयर खरीदे हैं। शुक्रिया यतिन इस अपडेट का, और सनी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे लिए समय निकालकर टेलीकॉम पर अपनी राय देने के लिए। स्पीच पाइपर सेरिका के अभय अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, टेलीकॉम पर ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। बड़े सौदे होते हुए इंडस टावर में वोडाफोन पीएलसी अपना हिस्सा बेचता हुआ दिखाई दिया, भारती ने कुछ चंक लिया, लेकिन कुल मिलाकर सवाल यही उठता है कि इस बड़े पैसे का वोडाफोन पीएलसी क्या करने वाली है? क्या वोडाफोन आइडिया के हाथ पैसा लगेगा या नहीं? आपकी असेसमेंट क्या है? जी, गुड मॉर्निंग हर्षदा। आई थिंक टेलीकॉम सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है कि कोई स्ट्रगलिंग प्लेयर है, उसको लिक्विडिटी मिल रही है। और स्ट्रगलिंग प्लेयर में वोडाफोन इंडिया की बात नहीं कर रहा, पीएलसी की बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि जो पैसा निकाला है वो प्रोबेबली, मैं ऑब्वियसली गेस नहीं कर सकता कि मैनेजमेंट की वोडाफोन पीएलसी की क्या थिंकिंग है, पर जिस तरह से रिवाइवल का एक्सपेक्टेशन है वोडाफोन इंडिया का, मुझे लगता है कि वोडाफोन पीएलसी को एक काफी
अपॉर्चुनिटी है ये वो रिडिप्लॉय करके अपना स्टेक वापस बढ़ाने की वोडाफोन इंडिया में और रिकैपिटलाइज करने की वोडाफोन इंडिया को, जिसको इस समय अभी भी फंड्स की काफी जरूरत है। तो मैं कहूंगा ओवरऑल टेलीकॉम स्पेस के लिए बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि जिसको जो चाहिए इन टर्म्स ऑफ भारती एयरटेल को अपना स्टेक बढ़ाने का मौका मिला इंडस टावर में, इंडस टावर पे जो ओवरहैंग था सेल का वो कम हुआ और वोडाफोन आइडिया को रिकैपिटलाइजेशन का एक मौका मिलेगा। तो ओवरऑल मैं कहूंगा बहुत पॉजिटिव है और ये दिखाता भी है कि कैसे हमारे कैपिटल मार्केट से वो डीप हो रहे हैं, शैलो नहीं है, और बड़ी ट्रेड्स करना, बड़े एग्जिट्स करना इन्वेस्टर्स के लिए, बड़े लार्ज स्टेक होल्डर्स के लिए भी अब इतना मुश्किल नहीं है। ओके, गुड मॉर्निंग अभय जी, वीरेंद्र दिस साइड। आज थोड़ी सी मार्केट की प्लेसमेंट की बात करते हैं अभय जी, और अगर आप बीते 5, 7, 10 दिन को देखें, बिहेवियर को देखिए और लिक्विडिटी पैटर्न को देखिए, एफआईएस का पैसा आना, शॉर्ट्स कवर होना, स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्टिंग, आई थिंक इस बीते 5 दिन में सबसे इम्प्रेस कर देने वाली चीज़ या 10 दिन में रही है अभय जी, वो है प्राइवेट बैंक्स का प्राइस परफॉर्मेंस में। बैंक निफ्टी की और प्राइवेट बैंक्स की वर्सेस पीएसयू बैंक्स की एक बहुत बड़ा डिफरेंशियल था। लौटता हुआ एफआईएस का पैसा क्या प्राइवेट बैंक्स को चेस कर रहा है? एचडीएफसी बैंक की ये प्राइस परफॉर्मेंस बीते 10 दिन की क्या इस बात का सूचक है? आपका टेक स्पेशली ऑन प्राइवेट बैंक्स। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। देखिए इसमें आपकी बात एकदम ठीक है। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद की सर्टेनिटी, सरकार के बनने की बात की सर्टेनिटी है, जिसका एफपीआई भी वेट कर रहे थे, वो अब आ चुकी है। अब और उस हिसाब से जो बड़े इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी उसमें मैं इंक्लूड करूंगा, म्यूचुअल फंड्स, अब वो ये देख रहे हैं कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती हैं उनके लिए। और एक जो प्राइवेट बैंक्स, लार्ज प्राइवेट बैंक्स की जैसे आपने नाम लिए, और मेरी कोई बाय रिकमेंडेशंस नहीं है वीरेंद्र, पर उनका टाइम करेक्शन काफी हुआ है और ये काफी बड़ी होल्डिंग्स हैं ऑलरेडी लार्ज फंड्स की, उनकी फेमिलियरिटी है इन बैंक्स के साथ। पर मैं ये कहूंगा कि अभी भी ये कहना कि इन लार्ज बैंक्स में, प्राइवेट बैंक्स में बाइंग आएगी सस्टेनेबल बेसिस पे, इस बात से मैं एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो नेक्स्ट थीम ढूंढ रहे हैं और प्राइवेट बैंक्स अभी भी सस्ते नहीं हैं। जो प्राइस परफॉर्मेंस उनकी नहीं रही है कंपेयर टू पीएसयू बैंक्स, पर अभी भी एक पूरा जो सेक्टर है बैंकिंग का, प्राइवेट बैंक्स का, वो एक बड़ा सिवियर मार्जिन कंप्रेशन के दौर से गुजर रहा है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो सस्ते कासा डिपॉजिट, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट जो इन बैंक्स को मिलते थे, अब वो नहीं मिल रहे हैं क्योंकि काफी पैसा मार्केट्स में आ रहा है। तो एक तरफ आप देख रहे हैं जो एसआईपी फ्लोज हैं, म्यूचुअल फंड फ्लोज हैं, पर मंथ जो बढ़ रहा है, फाइनेंशियलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, वो बैंक डिपॉजिट से निकल के भी आ रहा है और नए बैंक डिपॉजिट में जा भी नहीं रहा है। तो उसकी वजह से कॉस्ट प्रेशर बैंक्स पे बहुत है। और अभी आपने देखा भी, एसबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ाए और एमसीएलआर भी बढ़ाया 10-10 बेसिस पॉइंट। वो दर्शाता है कि बैंकिंग सेक्टर पे एनआईएम प्रेशर भी रहेगा और मार्जिन प्रेशर भी रहेगा, क्योंकि कॉस्ट बढ़ रही हैं। तो मुझे लगता है कि जो बेस्ट मार्जिन था बैंक्स का वो अब हमारे पीछे है और इन्वेस्टर्स को अब ये असेस करना पड़ेगा कि लोअर मार्जिन पे ग्रोथ को अगर करे तो क्या ये बैंक्स अभी भी अट्रैक्टिव हैं 2-2.5 टाइम बुक वैल्यू पे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई एकदम से बहुत बड़ा इनफ्लो आएगा इन बैंक्स में वीरेंद्र। मीनवाइल याद रखिएगा, निफ्टी अब अपने सप्लाई पॉइंट से सिवियरली, बहुत भयंकर तरीके से गिरता हुआ आज एक बार सुबह एक पॉइंट था, याद रखिएगा, इट वाज आई थिंक 619 एग्जैक्टली वहाँ गया, वहाँ से कोलैप्स होता हुआ इट्स नाउ 480। इसको थोड़ा सा आप लाइटली मत लीजिएगा क्योंकि आपने कल के ऑप्शन बेस को तोड़ा है। दूसरी बात, एक बात और ध्यान में रखिएगा कि बैंक निफ्टी ने अपने टारगेट को मेट कर लिया जो कि हाईएस्ट क्लस्टर्स थे। और तीसरी बात याद रखिएगा जो सबसे महत्वपूर्ण है, अब हमारे निफ्टी के प्राइस में और नियरेस्ट शॉर्टेस्ट 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंशियल है, वो कभी भी पूरा हो सकता है। तो अब स्ट्रेंथ तभी आएगी जब निफ्टी एक बार फिर से या तो 23,520-30 की ट्रैजेक्टरी को रीगेन कर ले या फिर अब जाए ये करीब करीब 23,300 23,320, क्योंकि 10 डे में वही परसिस्ट करता है। तो ये बिहेवियर अच्छा नहीं है। एक कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग के आप देखें यहाँ पे संकेत हैं। अच्छा अभय जी, क्लोजर टू बजट
एक बार जरा आप अपने फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे और आई थिंक ट्रैक्टर स्टॉक्स पे और टू व्हीलर स्टॉक्स पे अपना व्यू क्या कर रहे हैं? आई मीन आप बजट प्रिपरेशंस में इंक्लूड क्या कर रहे हैं अपनी? किस पर आप बुलिश हैं इस बजट की थीम के मद्देनजर? एक बहुत ही क्लियर थीम जो इमर्ज हो रही है, जो मुझे दिख रही है, और बजट में भी हम देखेंगे एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, और उसके बाद भी हम देखते रहेंगे कंटिन्यूसली अगले 2 3 4 5 साल, है वो है गवर्नमेंट का सपोर्ट एग्री इकोनॉमी को। और एग्री इकोनॉमी एक ऐसा स्पेस है जो काफी मुश्किलों के दौर से गुजरा है कोविड के बाद से, और अभी भी गुजर रहा है। क्योंकि वो पूरा जो सेगमेंट है वो नेचर पे काफी डिपेंड करता है, बारिश हुई बराबर ठीक से बारिश हुई कि नहीं, और उसके बाद जो क्रॉप है उसको भी पूरा प्राइस, अच्छा प्राइस मिला कि नहीं, सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन चेन, वो सब बड़ा मुश्किलों से गुजरता है। तो मुझे लगता है ये जो लगता नहीं है, मुझे मेरा कन्विक्शन है कि जिस तरह से सरकार का और शिवराज जी जैसे उनको एग्री मिनिस्टर बनाया गया, मुझे लगता है कि ये जो सेगमेंट है इसमें 2 3 चीजें बहुत जिनको फायदा मिलेगा। 22 जून को जीएसटी कमिटी की मीटिंग है, तो मुझे लगता है जो 5% टैक्स है फर्टिलाइजर्स पे, उसको या तो कम किया जाएगा या पूरा निकाल दिया जाएगा। तो एक जीएसटी रैशनलाइजेशन होगा इस पूरे सेगमेंट का। दूसरा, जो सपोर्ट गवर्नमेंट दे सकती है फार्मर्स को इन फॉर्म ऑफ हेल्पिंग देम गेट बेटर प्राइसेस फॉर देयर प्रोडक्ट्स, वो हमें बजट में दिखेगा। क्रॉप प्रोटेक्शन इंश्योरेंस की एक स्कीम थी जो फिर धीरे धीरे चली गई, अब उसके क्रॉप प्रोटेक्शन की कोई बात नहीं करता क्योंकि वो अनवायबल था एकदम इंश्योरेंस एजेंसीज के लिए। तो मुझे लगता है थोड़ा सॉफ्ट मिलेंगे इंश्योरेंस एजेंसीज को कि जो फार्मर की क्रॉप प्रोटेक्शन, क्रॉप इंश्योरेंस की पॉलिसीज वो जनरेट करें प्रॉफिटेबली। तो एक मुझे लगता है कि वो एक आएगा जहां पे एक कन्वर्जेंस होगा इंश्योरेंस सेक्टर के लिए और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पे मुझे लगता है कि सॉफ्ट होंगे क्योंकि जो जीएसटी अभी भी 18% है उसको कम किया जाएगा। सो एग्री, रूरल इकोनॉमी और इंश्योरेंस, ये 3 सेक्टर मुझे लगता है इन पे सरकार का काफी फोकस रहेगा और लॉन्ग टर्म गाइडेंस भी देगी सरकार। तो जो जो कंपनीज इस सेगमेंट को केटर करते हैं, और लास्टली लेंडिंग टू फार्मर्स, क्योंकि फार्मर्स की जो लेंडिंग की नीड होती है, बोरोइंग की नीड, वो बड़ी यूनिक होती है। जब उनको पैसे चाहिए होते हैं तो साल में 2 बार तब चाहिए होते हैं जब उनको सीड्स खरीदने हैं, फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं, और बाकी टाइम उनके हाथ में पैसे आते हैं जब वो सेल करते हैं। तो वो फार्मर की फाइनेंशियल नीड को मैच करने वाले प्रोडक्ट्स का लॉन्च, वो भी सरकार के फोकस में रहेगा जो फाइनेंशियल लेंडर्स को बेनिफिट करेगा। तो मेरा ये मोटा मोटा एक्सपेक्टेशन है बजट से कि इस टाइम का जो बजट है वो काफी एग्री सेक्टर ओरिएंटेड रहेगा। ओके अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस बातचीत में आज शामिल हुए, अपनी राय रखी। आपसे बहुत विस्तार से बातचीत नहीं हो पाई, समय का थोड़ा अभाव था, बट बहुत बहुत शुक्रिया। मार्केट्स ऑफ डे हाई, निफ्टी बैंक के बड़े स्विंग के बाद अब निफ्टी कंप्लीटली प्रॉफिट टेकिंग मोड में जाता हुआ, इट्स नाउ 23460। अब एक काम करते हैं, अगला कार्यक्रम लेकर हमारे साथ आशीष जुड़ चुके हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन।